ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि सुकरात ने वेस्टर्न फिलॉसफी पर कितना असर छोड़ा है, इतना ज़्यादा कि शायद उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। हमें पता है सुकरात ने प्लेटो को गाइड किया था जब वो यंग था, और प्लेटो की राइटिंग ने वेस्टर्न वर्ल्ड पर गहरा और लंबा असर छोड़ा है। सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि जितना उसका असर था उतने ही हम अजनबी हैं उसके असली विचारों के बारे में। सुकरात ने शायद ही कुछ फिलॉसफी के बारे में लिखा हो, और अगर लिखा भी है तो आज तक जिंदा नहीं बचा, सब खो गया। ये जो कन्फ्यूजन है इसे सोक्रेटिक प्रॉब्लम कहते हैं कि हमें पता ही नहीं कि सुकरात खुद क्या मानता था, क्योंकि वो खुद कहता था कि उसे कुछ भी नहीं पता। वो ये भी नहीं मानता था कि वो किसी का टीचर है। तो हम ये जानते हैं कि उसका असर बहुत बड़ा था, लेकिन ये नहीं जानते कि उसका असली असर किस चीज़ पर था और क्या था। ये सब बहुत ही कन्फ्यूजिंग और चिढ़ाने वाली बातें हैं। सुकरात की ज़िंदगी की एक झलक। कहा जाता है सुकरात एक मिडवाइफ, एक बच्चा पैदा कराने वाली औरत और एक स्टोन मेसन, पत्थर पर काम करने वाले का बेटा था। जब वो बूढ़ा हो गया तब वो गरीब हो गया, लेकिन उसकी जवानी काफ़ी ठीक ठाक थी। वो एथेनियन आर्मी में एक होप्लाइड बाहर हथियार लेकर लड़ने वाला सोल्जर था। इसका यह मतलब है कि उस टाइम उसके पास पैसा और प्रॉपर्टी दोनों थी, क्योंकि लोगों का अपना आर्मर खुद ही खरीदना पड़ता था। लेकिन जो भी वो काम करके कमाता था उसमें उसकी शक्ल का कोई रोल नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने सुकरात को देखा है वो उसे इस तरह से डिस्क्राइब करते हैं: छोटी नाक वाला, मोटे होठों वाला, गोल सा मोटा सा आदमी। उसकी आंखें तेज थी पर बाहर निकली हुई, और वो इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। वो बहुत ज़्यादा पी सकता है, ये बात लोगों को बहुत अच्छे से पता थी, पर हम उसकी ज़िंदगी से ज़्यादा उसके विचारों में इंटरेस्टेड हैं। तो 3 सोर्स हैं जिसके ज़रिए हमें सुकरात के बारे में पता चलता है, और ये 3 लोग उसी के ज़माने के थे। पहला है पोएट एरिस्टोफनीज, लेकिन उसने सुकरात को एक मजाकिया और बेवकूफ़ इंसान बताया है जिसे लोग सीरियसली नहीं लेते थे। दूसरा राइटर है जीनोफोन। जेनोफोन के लिखे कुछ काम आज भी बचे हैं, लेकिन उसने सुकरात को एक सिंपल बोरिंग इंसान बताया है जो बस छोटी मोटी कहावतें बोलता रहता है। तो यहाँ सोचने वाली बात यह है कि ऐसे किसी आदमी ने एथेंस के लोगों को इतना कैसे परेशान कर रखा था। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है प्लेटो के डायलॉग, लेकिन ये भी अपने आप में कन्फ्यूजिंग है। स्कॉलर्स ये मानते हैं थोड़े डाउट के साथ कि प्लेटो के अर्ली डायलॉग में जो सुकरात है वो शायद सोक्रेटिक व्यू के सबसे करीब है, जितना भी हम समझ सकते हैं। उन्हीं अर्ली डायलॉग में हमें सुकरात के थोड़े बहुत आइडियाज़ मिलते हैं। ये क्लियर है कि जो लोग सुकरात से पहले आए उन्हें हम प्री सोक्रेटिक कहते हैं। सुकरात की सोच उन सब फिलोसफर से बिल्कुल अलग थी, जैसे पैरामिडीज, हेराक्लाइटस, एनेक्सिमेंडर, जो ज़्यादातर कॉस्मोलॉजी और मेटाफिजिक्स में इंटरेस्टेड थे। वो लोग यूनिवर्स और एब्सोल्यूट रियलिटी के बारे में अजीबोगरीब थियरीज बनाते रहते थे। जैसा सिसरो ने कहा, सुकरात पहला फिलोसफर था जो फिलॉसफी को आसमान से ज़मीन पर लाया। सुकरात का कंसर्न इस दुनिया और इंसानी ज़िंदगी के बारे में था कि इंसान को कैसे जीना चाहिए। उसके सवाल प्रैक्टिकल थे, ना कि एब्स्ट्रैक्ट। प्लेटो के अर्ली डायलॉग में सुकरात अक्सर 1 या 2 लोगों से बातचीत शुरू करता है, जो आखिर में किसी अच्छाई, वर्च्यू के नेचर के सवाल तक पहुंचती है, जैसे इंसाफ क्या है, मजहबी सच्चाई क्या होती है, बहादुरी क्या होती है, या सेल्फ कंट्रोल क्या होता है। जो बंदा सुकरात से बात कर रहा होता वो उसके जवाब देने की कोशिश करता। सुकरात फिर उस जवाब की गहरी एनालिसिस करता है और अक्सर दिखा देता है कि वो जवाब किसी और बात से टकराता है जो सामने वाला बंदा पहले से मानता था, या फिर जवाब कन्फ्यूजिंग है, या फिर उसमें कुछ कमी है। ग्रीक भाषा में इस पूरे प्रोसेस, सवाल करना, जवाब देना और उसका एनालिसिस करने को एलंकस कहते हैं, और सुकरात इसमें एक्सपर्ट था। जीनोफोन कहता है कि सुकरात किसी भी डिबेट करने वाले को अपने हिसाब से घुमा सकता है। एक मशहूर कहानी के मुताबिक सुकरात के दोस्त चेरेफोन ने डेल्फी के ओरेकल से जाकर पूछा, क्या कोई सुकरात से भी ज़्यादा समझदार है? ओरेकल का जवाब हैरान कर देने वाला था, नहीं, कोई भी उससे ज़्यादा समझदार नहीं है। सुकरात खुद भी इस बात से बहुत हैरान हुआ, और ओरेकल को गलत साबित करने के लिए वो उन लोगों के पास गया जो अपने आप को अक्लमंद मानते थे, और उनसे वर्च्यू के बारे में सवाल करने लगा। जब सुकरात सबको कन्फ्यूज कर देता है तब वो कंक्लूड करता है कि एक तरह से ओरेकल सही ही कह रहा है, क्योंकि सुकरात ये जानता है कि वो कुछ नहीं जानता, जबकि दूसरों को लगता है वो लोग जानते हैं, पर वो असल में नहीं जानते। ऐसा नहीं था कि सुकरात सिर्फ दूसरे लोगों को इम्प्रेस करना चाहता था। ऐसा लगता है कि शायद सुकरात इन सब चीज़ों की डिफिनेशन ढूंढ रहा था। वो मानता था कि जब तक हमें ये नहीं पता कि इंसाफ क्या है, अच्छाई क्या है, तब तक हम सही फैसले नहीं कर सकते। विदाउट सच क्लियर अंडरस्टैंडिंग हम ज़िंदगी में गलत ही चॉइस लेंगे।
फिर सोक्रेटिस कभी क्लियर आंसर क्यों नहीं देता था? एक बड़ी कन्फ्यूजिंग बात यह है कि सुकरात कभी भी किसी सवाल का फाइनल आंसर नहीं देता था। फिर भी वो अपने काम को फेलियर नहीं समझता था। कभी भी डायलॉग का एंड ऐसा नहीं होता है कि सुकरात उदास होकर बोल रहा हो, मैं कुछ नहीं कर पाया, बल्कि अक्सर डायलॉग के एंड पर लगता है कि सुकरात कॉन्फिडेंट है, क्यूरियस है और जानने के लिए और समझने के लिए। शायद वो क्वेश्चनिंग को ही नॉलेज का सोर्स समझता था। जो लोग भी सुकरात के साथ मिलकर बैठते थे वो भी उसके सवालों पर सोचने लगते थे और आखिर में उनके चेहरों पर अजीब सी खुशी होती थी, जैसे वक्त उन्होंने सही जगह पर लगाया हो, जैसे ये पूरा प्रोसेस मिलकर सोचना समझना डेफिनेशन के पीछे जाना वैल्यूएबल हो। सुकरात के नज़दीक ये सब चीज़ें बहुत ही वैल्यूएबल थीं। जब सुकरात अपनी मौत के नज़दीक था तब उसने ज़िंदगी के बारे में एक बहुत अच्छी लाइन बोली, एक ऐसी ज़िंदगी जिसे कभी सोचा समझा ना गया हो वो ज़िंदगी जीने के लायक नहीं होती। यानी बिना सेल्फ रिफ्लेक्शन के, बिना सोचे समझे ज़िंदगी को जीना बेकार है। लेकिन अगर हमें कभी भी इन सब चीज़ों की फाइनल डेफिनेशन नहीं मिली तो यहाँ एक टेंशन की बात है। अगर सुकरात का मेन गोल डेफिनेशन को ढूंढना था तब तो उसका मेथड फेल हो गया, क्योंकि उसने कभी भी जस्टिस, करेज या पिटी की फाइनल डेफिनेशन नहीं दी। तो क्या इसका मतलब है कि उसकी एग्जामाइंड लाइफ फेल है? ये काफ़ी डिप्रेसिंग लगता है, पर एक तरीका है इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने का। हो सकता है सुकरात का असली मकसद फाइनल आंसर ढूंढना नहीं था, बल्कि लोगों के साथ मिलकर उस आंसर को ढूंढना ही असली गोल था। यानी ट्रुथ को पाना नहीं, बल्कि सच को ढूंढना असली काम है। कोई भी ये सोच सकता है कि सुकरात ऐसा क्यों सोचता था। कुछ लोग कहते हैं सुकरात बस लोगों के अंदर सच जानने की क्यूरियोसिटी पैदा करना चाहता था। वो लोगों के अंदर बस प्यास जगाना चाहता था। ध्यान देने वाली बात यह है कि आज भी फिलॉसफी में यही तरीका यूज होता है, यानी सोक्रेटिक मेथड आज भी जिंदा है। यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर के साथ साथ सेमिनार भी होते हैं जिसका मकसद डिस्कशन करना होता है। कॉन्फ्रेंसेस में टॉक्स होती हैं, तो उसके बाद क्वेश्चन और आंसर का सेशन भी होता है। फिलॉसफी आज भी मिलजुल कर सोचने वाली चीज़ है, जैसे सोक्रेटिस के ज़माने में थी। शायद ये बात इस सोक्रेटिक व्यू को प्रूव करती हो कि उसकी एक्टिविटीज़ वैल्यूएबल थी। आज भी उसका तरीका चलता चला आ रहा है। सोक्रेटिक पैराडॉक्सेस। चाहे क्लियर और फिक्स डेफिनेशन सामने ना आई हो, फिर भी सुकरात के असली डायलॉग से कुछ थीम्स निकल कर आती हैं जिन्हें हम डॉक्ट्राइन तो नहीं, लेकिन उन्हें हम सोक्रेटिक सोच कह सकते हैं। सोक्रेटिक पैराडॉक्सेस यानी सुकरात के अजीब लगने वाले आइडियाज़ के कई वर्जन हैं। जैसे कोई भी शख्स जानबूझकर गलत काम नहीं करता, वर्च्यू ने की दरअसल नॉलेज है, और मोरल वीकनेस अखलाकी कमजोरी मुमकिन ही नहीं। इन सब आइडियाज़ के पीछे एक कॉमन लॉजिक है, जो चीज़ अच्छी है वो हमारे लिए फ़ायदेमंद है, जो बुरी या गलत है वो नुकसानदेह है। गलत काम करने से हम अपने आप को चोट पहुंचाते हैं, और सबसे कीमती चीज़ यानी हमारी रूह जो हमारे अंदर है उसे भी नुकसान पहुंचाते हैं। कोई भी शख्स जानबूझकर नुकसान नहीं चाहता। अगर वो ऐसा करता है तो सिर्फ इसलिए कि उसने उस चीज़ को गलत पहचान लिया है। इस लॉजिक के मुताबिक हर गलत काम की वजह जहालत यानी नॉलेज की कमी है। जो शख्स अच्छे और बुरे की असल फ़र्क जानता है वो कभी गलत काम नहीं करेगा। जो कोई भी इमोरल यानी गलत काम करता है वो असल में इसलिए करता है क्योंकि वो इग्नोरेंट है यानी जाहिल है। उसे पता ही नहीं कि वो गलत काम कर रहा है। क्या ये सोच सुकरात के लिए तसल्ली का सबब बनी होंगी जब वो 70 साल की उम्र में अपने मुकदमे का सामना कर रहा था? उस पर इल्ज़ाम था इम्पाइटी का यानी धर्म के खिलाफ होने का और यूथ को बिगाड़ने का। ये सोचना मुश्किल है कि उसे उस वक्त ये थ्योरीज तसल्ली देती थी या नहीं। सिर्फ सच्चाई तक बात नहीं रुकी। सुकरात कहता था उसके पास एक डिवाइन मिस्टिकल पावर है जो उसे गलत काम करने से रोकती है। शायद उसने ओरेकल की बातों को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया था। ये दोनों वजहें एम्पाइटी के इल्ज़ाम को थोड़ा और जस्टिफाई करती हैं। लोगों ने शायद इस वजह से उसे धार्मिक दुश्मन माना हो। अब सवाल उठता है कि सुकरात यूथ को किस सेंस में बिगाड़ रहा था। इस पर बहुत से अंदाजे लगाए गए हैं। सुकरात के आसपास जंग लोग जमा होते थे, जिनमें कई मशहूर एथेनियन घरों के लड़के थे और कई तो खुलेआम डेमोक्रेसी के खिलाफ थे। जब एथेंस के लोगों में डेमोक्रेसी का जज्बा ज़्यादा था तो लोगों ने शायद उन लड़कों को नापसंद किया हो और इसका जिम्मेदार सुकरात को माना हो। हम सिर्फ इल्ज़ामों को नहीं बल्कि सुकरात के दुश्मनों का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं। सुकरात की अपनी स्टाइल भी इसमें रोल प्ले करती थी। वो मशहूर एथेनियन लोगों से पब्लिक में दिन के उजाले में वर्च्यू नेकी के बारे में अजीबोगरीब सवाल पूछते थे, जिससे वो लोग कंफ्यूज हो जाते थे और शर्मिंदा भी। ये थी सोक्रेटिस की मशहूर आयरनी, यानी लोगों के आइडियाज़ का उल्टा पूछकर उन्हें एक्सपोज करना। इससे उसने पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लोगों को अपना दोस्त तो नहीं बनाया होगा। ऐसा लगता है उसके एक्यूजर्स का मकसद सिर्फ इतना था कि वो चुप हो जाए। प्लेटो के रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रायल के दौरान ये क्लियर था, अगर सुकरात बस अपनी फिलॉसफी छोड़ दे तो उसे माफ़ कर दिया जाएगा।
लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जिसे वो कभी नहीं छोड़ सकता था। जब उसे मौका दिया गया कि वो अपनी जान बचाने के लिए कोई और सज़ा सजेस्ट करे, तो सुकरात ने जजेस के सामने एक एथिकल लेक्चर दे दिया। उसने कहा उसके जो अच्छे काम हैं, जैसे लोगों से सवाल करना और उनकी अखलाकी सोच को बेहतर बनाना, वो तो इतनी वैल्यूएबल हैं कि उसे इनाम मिलना चाहिए। शहर के लोग उसके बुढ़ापे के दिनों में उसकी अच्छी देखभाल करें। ऐसा लगता है उसने अपनी जजेस के सामने कोई और ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था। उन्होंने उसे मौत की सज़ा सुनाई। उसने भागने का भी ऑप्शन रिजेक्ट कर दिया और जहर पीकर मर गया। अगर हम ये एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि सुकरात कौन से प्रिंसिपल फॉलो करता था या उसकी लाइफ स्टाइल कैसी थी, इतना ज़रूर कह सकते हैं कि प्लेटो उसे दिल से चाहता था, चाहे सुकरात जैसा भी हो। प्लेटो ने जो उसका कैरेक्टर दिखाया है वो प्यार और रिस्पेक्ट से भरा हुआ है। सुकरात शायद फिजिकल अपीयरेंस में न पसंद आता हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी स्ट्रॉन्ग और जेन्युइन थी, इतनी कि उससे दिलचस्प इंसान सोचना मुश्किल है। जैसे उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, दूसरों के साथ फ्रेंडली होना, डिबेट में कमाल की स्किल्स, नॉलेज के लिए जुनून या कम से कम उसे हर जगह ढूंढने का इरादा, लोगों के लिए पेशेंस जो सच में सीखना चाहते थे और बेवकूफ़ों के लिए जीरो टॉलरेंस, उसकी अजीब हरकतें और वो ईमानदारी जिसकी वजह से उसकी जान गई, ये सब उसकी पर्सनालिटी को यूनिक बना देते हैं। डिबेट ऐसे ही पढ़कर बंदा अपने आप को सुकरात का सपोर्टर महसूस करता है, खुश होता है जब सुकरात किसी घमंडी वेल्थी एथेनियन को उसके खुद की कॉन्ट्रडिक्शन में फंसा देता है। आप मुश्किल रिप्लाइज को बार बार पढ़ते हैं ताकि सोक्रेटिस को और अच्छी तरह से समझ पाएँ। कभी किताब बंद करके आप विंडो के बाहर देखते हैं और सोचते हैं कि उस इंसान ने सोक्रेटिस के सवालों का थोड़ा अलग जवाब दिया होता, तब सुकरात क्या कहता। आप आसानी से समझ जाते हैं कि सुकरात के साथ कितना इंटरेस्टिंग और थॉट प्रोवोकिंग रहा होगा। अगर आप भी उस वक्त एथेंस की धूप में उसके आर्ग्यूमेंट्स को सुन रहे होते तो आप भी करप्ट हो जाते, यानी सुकरात के फॉलोअर बन जाते। बेशक इसका क्रेडिट प्लेटो की राइटिंग्स को जाता है, लेकिन ये भी कहना मुश्किल है कि सुकरात की अपनी पर्सनालिटी का कुछ भी असर नहीं था। आखिर कुछ तो खास बात थी उस बंदे में।